Hello everyone, I welcome you all on our YouTube channel EduWit. So प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो इम्पोर्टेंस है आपकी प्रिपरेशन में, इस जर्नी में, ये आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे तरीके से इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो इसी जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए मैं सीरीज़ लेके आया हूँ। ऑलरेडी मैं इसकी 3 वीडियोस बना चुका हूँ इस सीरीज़ की, और ये 4th वीडियो है इस सीरीज़ की। हम लोग जो है CHSL का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और उसमें मैथ सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, क्वांट, और उसके अलावा रीजनिंग को भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अभी तक क्या था, अभी तक मैं सारे कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, बट क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप जो है इतनी लेंथी वीडियो देखें, तो व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव हैंड पिक्ड सर्टेन क्वेश्चंस। जैसे मैं हर जो सेट है 25 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से मैं 10 क्वेश्चन पिक किए हैं, और उन 10 क्वेश्चंस को, एंड व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट अबाउट दिस 10 क्वेश्चन कि या तो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी मॉडरेट है, ये कहीं ना कहीं थोड़े से कैलकुलेटिव हो सकते हैं अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करें, और अगर कहीं पर मुझको लगता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन भी यूज़ किया जा सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो आप जो है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो सीरीज़ है ये पसंद आ रही होगी, और इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियोस तो प्लीज़ सपोर्ट अस, और कमेंट सेक्शन में बताएं व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। दिस इज़ CGL 19 12 अक्टूबर की जो शिफ्ट है, और ये 3rd शिफ्ट है। ओके, ये 3rd शिफ्ट है। इससे पहले वाली जो शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, वो हमने कंप्लीट सॉल्व की हुई है, उसका क्वांट सेक्शन भी, उसका रीजनिंग भी। ठीक है ना, तो आप जाके प्लीज़ लिस्ट में जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में आपको वहाँ पर वो मिल जाएंगे, और इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जो सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, इसमें मैंने शुरुआत के जो 4 to 5 क्वेश्चन है ये मैंने लिए हैं जो आपके DI आया है उसके, क्योंकि DI थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग सकता है आपको अगर आप जो है सही से फ्रैक्शन का कंपैरिजन नहीं करते। सो देखते हैं हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना चाहिए। हमको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, इसमें हमको सैलरी, एक्सपेंडिचर, टैक्स और सेविंग्स मेंशन है, और बताया हुआ है कि रुपए में है, और एक्स एक्सिस पर आपकी ABCD, ठीक है, मेंशन है। अब हमको क्या पूछा गया क्वेश्चन में, डायरेक्ट पढ़ते हैं। टैक्स एज द परसेंटेज ऑफ सैलरी इज लीस्ट इन केस। तो ऐसा कौन सी सैलरी है जिसमें टैक्स जो है मिनिमम है, तो वो हमको निकालना है। टैक्स मिनिमम है, तो टैक्स हमारा किससे शो हो रहा है, ये जो ग्रे कलर है इससे शो हो रहा है। तो हम लोग जो है इसको लिखते हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो आप क्या करेंगे, फिर शॉर्ट में बताऊँगा थोड़ा सा। तो आप कैसे करेंगे, 450 फॉर ए, ठीक है ना, आपका जो 450 अपॉन 12,000 और इंटू 100 परसेंटेज निकालेंगे आप। तो आपको क्या दिखा, यहाँ पर 3 जीरो देखे ऊपर, और नीचे भी 3 जीरो देखे, तो आपने क्या किया, इन तीनों को कैंसिल किया एक दूसरे से। आपके पास अल्टीमेटली क्या है, 45 अपॉन 12 आया। तो सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, बी में आपको मालूम है बी है, और इसकी जो टैक्स है वो क्या है, 950, ठीक है ना। और जो आपका 950 है, एक 50 जीरो है यहाँ पे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो आ जाएंगे। ऊपर 3 जीरो हो गए, नीचे क्या 18,000, वहाँ पे भी 3 जीरो, तो आप सीधा क्या लिखेंगे, आप सीधा लिख सकते हैं 1995/18, ठीक है। ये चीज़ें आपको माइंड में करनी होंगी, ठीक है। अब मैं सी जो है उसको देखता हूँ, उसको किस तरीके से डील करना है। ठीक है, 550 है, एक जीरो आपके पास ऑलरेडी है, और आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो जीरो और आ जाएंगे, 3 जीरो हो गए, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 3 जीरो है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और आप लिख पाएंगे 55/15। सिमिलरली अगर हम डी के लिए देखें तो क्या लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट 600, तो यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो आएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी टोटल 4 जीरो हो गए हमारे पास न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 जीरो है, यानी एक जीरो बच जाएगा न्यूमरेटर का, तो वो हो जाएगा हमारा 60/16। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। जो टैक्स है वो न्यूमरेटर में आएगा, और जो सैलरी है वो डिनोमिनेटर में आएगी, क्योंकि हमको टैक्स की परसेंटेज निकालनी है, टैक्स का बताना है, टैक्स का कंपैरिजन करना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं निकालेंगे। 12 3 36, 3 पॉइंट समथिंग होगा ये आंसर, ये क्वेश्चन, ये जो वैल्यू निकल के आएगी ए की, ये होगा आपका 18 5 90, ये 5 पॉइंट समथिंग होने वाला है। दिस इज 15 इंटू 3, तो ये भी 3 पॉइंट समथिंग होगा, और ये 16 3 का, ये भी 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमसे लीस्ट पूछा है इन्होंने। अब बाकी के 3 में कंपैरिजन करते हैं, तो अगर आप इसको एग्जैक्ट निकालना चाहें थोड़ा और, तो 16 3 48 बचा 12, तो 16 8 जा अगर आप कैलकुलेट करें तो 128, तो यानी 3.7 अप्रोक्सीमेटली आएगा ये वाला डी जो है हमारा। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये कितना आएगा आपका, 5 3 15 और 11, 3 3 9 और 20, तो 3 6 18, तो यानी डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अपने आप ही से छोटा हो गया। अब हमको कंपैरिजन करना है सी का और ए का, तो सी का और ए का कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, 12 3 36 बचा 90, तो 12 7 84, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारी जो 3.6 है सी की वैल्यू, क्योंकि ये भी 3.7 अप्रोक्सीमेटली, ये भी 3.7 है, ये तो 5 है, तो ये तीनों रिजेक्ट हो गए। 3.6 जो है ये हमें मिनिमम लग रहा है यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4th। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीज़ हल्की हल्की, कि कैसे आपको फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना है।
अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो यू नीड नॉट टू वरी, क्योंकि जो बाकी के क्वेश्चन हैं डीआई के वो सारे इसी तरीके के फ्रैक्शन कंपैरिजन में हैं। तो आप यहाँ पर हिंट लीजिए, फिर बाकी की जो क्वेश्चन हैं उनसे आपको 100% श्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कंपैरिजन करना है हमको। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी, तो जिसका परसेंटेज निकालना होता है वो न्यूमरेटर में आता है, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज निकालना है तो एक्सपेंडिचर न्यूमरेटर में आएगा, और सिमिलरली ए बी सी एंड डी का हम निकालेंगे। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर निकालिए। एक्सपेंडिचर शो हो रहा है आपके जो ऑरेंज कलर है इससे, तो 6000 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम अगेन, तो 5 जीरो आ जाएंगे आपके पास न्यूमरेटर में, और नीचे 3 जीरो है तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे 2 जीरो। तो आपके पास क्या है, आपके पास आया 600/12। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर अगर आप उसी तरीके से बी को कंपेयर करते हैं तो बी में आपका एक्सपेंडिचर से कंपैरिजन है, तो एक्सपेंडिचर आपका 75 है, तो 2 जीरो और आएंगे तो यानी 4 जीरो हो गए, तो ऊपर बचे कितने, ऊपर न्यूमरेटर में आपके 4 जीरो और डिनोमिनेटर में है 3 जीरो, तो यानी आपका जो आने वाला है 1 जीरो एक्स्ट्रा बचेगा 750, तो 750/18। फिर आपका जो सी वाला है वहाँ पर कितना है आपका ऑरेंज 550/550, और 2 जीरो से मल्टीप्लाई 100 से, यानी 3 से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी 555/15 ये हो जाएगा। और आपका जो डी का कंपैरिजन है वो क्या होगा, वो होगा 6000 और 2 जीरो आएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे, और ये 5 जीरो हो गए हमारे, और जो डिनोमिनेटर है उसमें कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो हमने 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल किए, बच्चे 2 जीरो हमारे पास, तो यानी क्या हो गया 600/16। आपको डायरेक्ट कंपैरिजन करना है फ्रैक्शंस का। ये हमसे लीस्ट वैल्यू पूछी है, यहाँ पर लीस्ट वैल्यू पूछी, तो हम दिखाते हैं कि लीस्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ये कितनी होगी वैल्यू, 16 5 30, ये 50, ये 50 होगी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 18 3 54 और 18 4 72, 18 4 72, तो ये तो क्योंकि 18 5 90 होता है ना, तो ये तो इससे छोटी है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी, ये रिजेक्ट होगी यहाँ पे, क्योंकि ये छोटी आ गई, हमें सबसे छोटी निकालनी है, तो ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो 18 3 54 और 18 4 72, 72 30, 13 बन जा 41 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे ये कितना हो जाएगा, 15 3 45, 105, तो 15 6 90, ठीक है ना, ये 36 पॉइंट समथिंग है। अब इसको देखते हैं हम लोग, इसको मैं लिखता हूँ 36 पॉइंट समथिंग, और ये देखते हैं 16 3 48 और 120, तो 16 8 16 7 तो ये हमारे पास हो गया 37 पॉइंट समथिंग। तो हमारा अगेन इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो लीस्ट वैल्यू क्या है, हमारी लीस्ट वैल्यू 41 है, 37 है, 36 है, तो डेफिनेटली 36 है, तो हमारा 41 भी कैंसिल हुआ, हमारा 37 भी कैंसिल हुआ, और 50 भी कैंसिल हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है सी, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, सीधा हमको कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए परसेंटेज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में आने वाली चीज़ है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, जिसकी परसेंटेज निकालनी है, हमको यहाँ पे एक्सपेंडिचर की परसेंटेज निकालनी है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने सिंपल सी चीज़ करी कि जो एक्सपेंडिचर है उसको 2 जीरो और लगा दी अपनी तरफ से, और न्यूमरेटर में लिखा उसको दिमाग में, जैसे कि एक्सपेंडिचर को मैं एग्जाम्पल बताऊँ तो यहाँ पे 6 और ये आपके 3 जीरो तो थे, इसको 100 से और मल्टीप्लाई किया, और जो आपका डिनोमिनेटर में क्या आएगा, उसकी सैलरी आएगी जो कि इतनी है, वो है 12,000, और आपने इसको क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, बाकी बच्चे आपके पास 2 जीरो एक्स्ट्रा बचे, तो 600/12, और यही आपने सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको क्या है ना, अगर अभी भी थोड़ा सा डाउट है कहीं पर, तो आगे वाले क्वेश्चंस में आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इन कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है ना, तो चलिए, तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट सैलरी इज हाईएस्ट इन केस ऑफ, तो कौन से केस में सैलरी जो है हाईएस्ट होगी आपकी, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं। अगेन कंपैरिजन करते हैं, तो सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी, सेविंग्स का हमको कंपैरिजन करना है, तो सेविंग्स से शो हो रही है, सेविंग आपकी शो हो रही है येलो कलर से, तो अगर मैं इसको 3 जीरो 1 जीरो पहले से 2 जीरो और आ गए, 3 जीरो हो गए, और यहाँ पे 3 जीरो से कैंसिल हो गए, तो यानी 555/12, ये हो गया हमारा ए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो बी है उसमें येलो से शो हो रहा है, 3 जीरो ये हो गई, और 9550 है, तो 2 जीरो और लगेंगे, यानी 3 जीरो आ जाएंगे, और ऊपर से सैलरी में 3 जीरो पहले से, तो कैंसिल हो गए सारे जीरो, आपके पास क्या आएगा 955/18, ये आया अभी आपके पास। अब आप सी को कंपैरिजन कीजिए, सी का कंपैरिजन करेंगे तो आपका आएगा 4 जीरो के, क्योंकि 2 जीरो पहले से हैं, और 2 जीरो आपके 100 के साथ आए, और यहाँ पे 3 जीरो है, तो यानी 1 जीरो बचेगा, तो 890/15, ये बात क्लियर है। और जो नेक्स्ट आपका आएगा सी हो गया, और जो आपका डी आएगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 94, और 2 जीरो है, 2 जीरो एक्स्ट्रा आएंगे फिर से, और यहाँ पे 3 जीरो है, तो यानी 1 जीरो बचेगा, तो 940/16। अब आपको क्या करना है, अब आपको केवल ये देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। तो देखते हैं इसमें कैसे देखेंगे हम लोग। 12 4 जा 48 और 75, 12 6 जा 72, 46 पॉइंट समथिंग है। इसको अगर आप देखा जाए तो 18 5 जा, तो ये तो पहले ही बड़ा हो गया, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये 50 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। एग्जैक्टली चलो निकाल देते हैं रफ,
कि ये क्या हो सकता है। इसको एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ स्क्रीन को, जिससे कि कोई भी तरीके कोई कन्फ्यूज़न ना रहे यहाँ पे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए और आपको बहुत एंजॉय करेंगे इस लेक्चर को, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जहाँ पर कोई बच्चा अटकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है। 18 5 जा 90, तो आपके पास है 55, तो 18 3 जा 54, तो ये 53 पॉइंट समथिंग हो गया। अगेन इसको देखते हैं, तो 15 6 जा 90 होता है, तो ये क्या होगा, ये बहुत क्लोज होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि 56 या 90, ये 90 के थोड़ा सा ही पास में है, और ये इसका मतलब ये 59 की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होगी रफली, क्योंकि 15 6 जा होते ही 90 हो जाएगा और इसमें 90 में केवल 10 कम है, तो इसका मतलब ये वाला जो आंसर है ये अप्रॉक्सीमेटली 60 के आसपास होगा। आपको इसी तरीके से रफली अंदाजा लगाना है, एक्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करना, जहाँ पे भी मौका मिले ना वहाँ पर अंदाजा लगा के खत्म कर दो क्वेश्चन को, सारा मत सॉल्व करो। अब जैसे इसको मैं 2 8 जा करता हूँ और 70, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, अब निकालता हूँ, तो 8 6 जा 48, यानी 48 तो ज़्यादा हो गया ना, इसका मतलब 60 से तो कम है ये वैल्यू, कितनी है, तो 6 8 जा 48 या फिर 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 हो गया, और आपके पास क्या आ गया 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, और आपके पास 6 और बचे, तो 8 7 जा 56, तो ये आपके पास 58.7, और ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 60 था, है कि नहीं। 60 में थोड़ा सा कम था, तो लेकिन मुझे यहाँ पे हो सकता है कन्फ्यूजन हो आपको कि इसकी मुझे थोड़ी सी और एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी चाहिए, तभी मैं इन दोनों में डिफरेंस कर पाऊंगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देते हैं सी की। तो आप निकालिए 15 6 7 50, अच्छा ये 15 ही है ना, हाँ, तो 15 5 जा क्या होता है 75 हुआ, तो 140 आया, और 140 के लिए क्या करेंगे हम 9 जा, तो 59 पॉइंट समथिंग हो गया, तो इसका मतलब ये 58.78 था, और ये कितना होगा, ये हो गया 59 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब जो सी की वैल्यू है वो हाईएस्ट है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, आपको एक थॉट प्रोसेस क्लियर हो रहा होगा कि हाउ यू नीड टू प्रोसीड इन सच क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि द टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी इज हाईएस्ट। तो टैक्स का अगर आप कंपैरिजन करते हैं परसेंटेज का, तो फिर से हम अपना वही मेथड लगाते हैं कि टैक्स का कंपैरिजन करना है हमको। लेट्स सी, द टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी इज हाईएस्ट इन केस ऑफ, तो टैक्स किससे शो हो रहा है, ये जो ग्रे कलर है इससे शो हो रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, टैक्स होगा हमारा 450 है, 2 जीरो और लगे, 100 से 3 जीरो हो गए, यहाँ पर ऑलरेडी 3 जीरो है, तो क्या हुआ हमारे पास 45/12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 जीरो है, 2 जीरो अपनी तरफ से लगे, 3 जीरो हो गए, और यहाँ पर आपका 3 जीरो है 18,000 में, तो जीरो से जीरो सारे कैंसिल हुए, 95/18। सिमिलरली अगर आप देखें कि 550 है, 1 जीरो है, 2 जीरो अपनी तरफ से लगेंगे, 15,000 में भी 3 जीरो है, तो सारे जीरो कैंसिल, तो 55/15। और अगर आप इसमें देखें यहाँ पे 600 और 2 जीरो और लगेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे भी, तो 4 जीरो हो गए आपके पास, लेकिन डिनोमिनेटर में 3 जीरो, यानी 1 जीरो बचेगा आपके पास, तो 60/16। अब हमको बताना है कि किस केस में आपकी जो परसेंटेज होने वाली है टैक्स की वो सबसे ज़्यादा है। तो देखते हैं, दिस इज 3 पॉइंट समथिंग, 12 या 36 होगा ना, तो 12 या 36 और 9 बचा, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 12 7 या 84, 3 पॉइंट समथिंग हो गया, ये आपके पास क्या आ गया 18 5 या 90, तो ये तो 5 पॉइंट समथिंग है ना, तो दिस इज 5 पॉइंट समथिंग। ये कितना हो जाएगा, ये 5 से कम है, क्योंकि 15 5 या 75 होता है, तो ये आपका जो 5 से कम है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी आपका 5 से कम है, ये भी नहीं हो सकता, फिर 16 5 जा तो 80 होता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी 5 से कम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे ही आपको ये वैल्यू हाईएस्ट मिल गई ना, अब आप इनमें कंपैरिजन कर लीजिए, 15 5 या 75 होगा, बट ये तो 55 है, तो बहुत कम है उससे, तो यह 5 से छोटी वैल्यू होगी। 16 5 या 80 होता है, लेकिन यहाँ तो 60 है, तो इसका मतलब ये भी 5 से छोटी वैल्यू होगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपने आप ही ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके के कंपेरिजन आपको देखने हैं। अच्छा चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक बार जो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए। तो आई होप आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 79। 3 नंबर है, उनका सम 79 है। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर इज 4:7। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट विजिबिलिटी इज नॉट हैम्पर्ड। मैं इसको जो है वाइट कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो अब आपका जो है एक नंबर इन्होंने बोला 4:7 है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड का, यानी A/B, अगर मैं A नंबर मान लूँ पहला और B मान लिया मैंने दूसरा, तो 4:7 आ गया। और फिर मुझको क्या बोला हुआ है, और फिर मुझको बोला हुआ है द सेकंड एंड द थर्ड, यानी B और C का रेशियो कितना हो जाएगा 4:5। अब मुझको मालूम है अगर कोई नंबर 7 है और कोई 4 भी है, तो इसका मतलब मुझको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे पता है आपको 7 और 4 का एलसीएम
28 होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ पे मैं अगर इसको 28 बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मेरे पास क्या आया अल्टीमेटली, मेरे पास आया 4 इंटू 4 16, और आया 4 7 या 28, और मेरे पास आया 5 7 35। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मुझको क्या देखना है यहाँ पर, मुझको ये देखना है कि मुझको बी पूछा जा रहा है, सेकंड नंबर पूछा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेकंड जो नंबर है ए बी सी में से वो पूछा जा रहा है, यानी बी पूछा जा रहा है मुझसे। तो 28 आया है मेरा, तो मुझको ये पता होना चाहिए कि वो जो नंबर है वो 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, लेकिन क्या अब जो बचे ऑप्शन है उनमें 4 का मल्टीपल भी देखना है मुझे। तो ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब आंसर हो गया हमारा सी। एक्चुअल में क्या है ना, इस वाले क्वेश्चन में ना इनका जो सम आ रहा है ना वो 79 ही आ रहा है, इसकी वजह से ये 28 ही सीधा आंसर हो जा रहा है, बट ऐसा हर बार होता नहीं है। तो आपको केवल यहीं पर आंसर जज कर लेना है। जैसे आपको ना यहाँ पर दिख गया ना 7 और यहाँ पर दिख गया आपको 4, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो बी है ना इसमें 7 और 4 दोनों ही आएंगे, क्योंकि इस नंबर का जो एलसीएम होगा वो 7 और 4 से ही मिलकर बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 28 का ही फैक्टर आएगा जो आंसर आएगा, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी ही होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करना है, और यही मेरा पर्पस था इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का, वरना ये क्वेश्चन बेसिक है, आप वैसे भी कर सकते थे इसको। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में हमको कैसे अप्रोच करना है पहले तो आप ये देखेंगे। तो जस्ट पॉज दिस वीडियो और आप इसको एक बार अटेम्प्ट करके देखिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली देखते हैं। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11, ठीक है, दो नंबर्स हैं, उनका जो सम है वो हमको 11 बोला गया है। द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 65, उनका जो नंबर्स है उनका स्क्वायर कर दिया जाए तो उनका जो सम आता है वो 65 आता है, ठीक है। तो मैंने ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना इसको पकड़ा, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर हो गया ए, तो उसका स्क्वायर किया ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 65, ये बात ठीक है। अब मुझको क्या बोला जा रहा है, अगर एक नंबर उन दोनों का सम 11 है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए प्लस बी जो है 11 बोला हुआ है। लेकिन आपको देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को ना अगर आपको नंबर क्रंचिंग करनी है तो आपको कैसे करनी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन में। आप पहले ही नंबर ले लीजिए 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास 65 64, क्योंकि ये 65 है ना, तो जब आप 64 ऐड करेंगे तभी तो 65 होगा। तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है, यानी बी अगर तुम्हारा 8 हो जाए और तुम्हारा ए 1 हो जाए तो तुम्हारा काम बन जाए। लेकिन ए प्लस बी 11 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब आप क्या करते हैं, अब आपने जो है एक केस लिया, जस्ट अ सेकंड, अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ जिससे कि ना अननेसेसरी स्पेस ना वो हो। जस्ट इस तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको काफ़ी आसानी आएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जो ए की वैल्यू होगी 1 और बी की वैल्यू होगी हमारी 8। अच्छा, अब आपने क्या किया, अब आपने नंबर लिया 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आया, और आपका यहाँ पर है 65, तो आपने क्या यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका 61 आना चाहिए, बट ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर आपने क्या किया 3 लिया, तो 3 3 9 प्लस 9 आ गया, और यहाँ पे है 65, तो आपने यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 56, ये भी किसके स्क्वायर नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिया आपने, तो 4 4 जा 16 प्लस 65 है, और आपको क्या है ऐसा ऐड करें इसमें जो आपका सम जो है 65 बन जाए, जो कि मतलब टोटल वैल्यू है इसकी। तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा 49, ठीक है, आपका 49 होगा। तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, ये बात सही है। अब मैं इन दोनों नंबर्स को देखता हूँ, तो ए नंबर हो गया यहाँ पे 4 और बी हो गया हमारा 7। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या आ रहा है, तो 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 आ रहा है। यानी ये हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या है, हमारे जो नंबर्स हैं जिनकी हमें तलाश थी वो नंबर है 4 और 7। फिर हमसे क्या पूछा जा रहा है इसमें, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ देयर क्यूब्स। तो नंबर हो गया 4 इसका क्यूब और प्लस 7 इसका क्यूब, तो इसका जो आखिरी में आता है क्यूब में वो 3 आता है, और इसके लास्ट में क्या आता है 16 आता है, तो 9 आना चाहिए लास्ट में यूनिट डिजिट में। 9 यहाँ पे किसी में नहीं, 4 4 16 4 जस्ट सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे जो है 4 आएगा, और इसके में तो 3 आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा। तो आपका 7 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। अब आप चाहें तो इसको एग्जैक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 64 प्लस 3 43, तो आया 7 0 और 4, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको आई होप समझ में आ गया हो कि नंबर क्रंचिंग कैसे करनी चाहिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन में। बट ये एक तरीका हुआ, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, हमको एक इसका ट्रेडिशनल जो अप्रोच है वो भी पता होना चाहिए कि अगर आप नहीं नंबर क्रंचिंग कर पाए, या फिर यहाँ पर जो आंसर्स हैं अगर वो सीधे नहीं हुए, नेगेटिव वैल्यूज़ भी तो हो सकती है ना, तो नेगेटिव वैल्यूज़ हुई तो फिर आप कैसे इसको जज कर पाएंगे, इतना नहीं कर पाएंगे ना आप। तो इसके लिए हमको जो इसका फॉर्मूला है और वहाँ से हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये सब बातें भी हमको पता होनी चाहिए। तो इसी की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी दूसरा मेथड देखेंगे जो शॉर्ट मेथड हो, कि अगर आपने वो मेथड लगा दिया तो आपका आंसर निकलना ही निकलना है। क्योंकि एग्जाम में अंडर प्रेशर कई बार हम लोग जो है जज नहीं कर पाते क्वेश्चन को, और हम इस तरीके के नंबर क्रंचिंग में लग के बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना मेथड देखते हैं, जो हमारा मेथड 2 है, दैट इज़
तो हमारा मेथड 2 फॉर्मूला बेस्ड जो होने वाला है। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11, तो a प्लस बी इज 11 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज, जो स्क्वायर्स है उनका जो सम होगा वो कितना है, डेट इज 65 और हमसे पूछा जा रहा है क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा जा रहा है। आपको पता है कि जो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो होगा आपका ए प्लस बी, और इसका जो सीधा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये आपको पता है। अच्छा, मुझको ए प्लस बी पता है क्या? मुझको ए प्लस बी पता है क्या? मुझको ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी पता ही है। जब मुझे ए प्लस बी पता है तो मुझको ए भी पता है क्या? प्रोडक्ट नहीं पता, तो मुझको प्रोडक्ट निकालना होगा। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छे से मालूम होगा। तो हम प्रोडक्ट निकालते हैं, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है डेट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर हो गया 121 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 65 हो गया। ये आपके पास आ गया 2ab। अब आपको इस पर जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा 56 और 2ab। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ पे जस्ट चेक कर लूँ, ठीक है। तो आपके पास 28 होगी ए बी की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे विजिबल है ना आपको? जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको जो है ऊपर लिख देता हूँ कि ये जो वैल्यू है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी की वैल्यू जो है, ए बी की वैल्यू इज इक्वल टू 28 ए बी आई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इनकेस विजिबल भी ना हो तो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटिंग करता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है मुझको, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी की वैल्यू है 11, 11 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 और 28 का वो करेंगे तो 84 हो जाता है। चलिए इसको क्या करते हैं। अच्छा, अब आप जस्ट ए सेकंड आप यहाँ पे रुक जाइए। अब मुझको ना जैसे यहाँ पर 11 दिख गया ना, वैसे ये चीज़ मुझको पहले भी लगा सकता था कि मुझको ए प्लस बी का ना 11 दिख गया। जैसे मुझको 11 दिखा तो इसका मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि जो फैक्टर जो आंसर होगा वो हमारा 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल देखेंगे तो कैसे देखेंगे? जो इवन नंबर्स पे प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको, जो ऑड पर डिजिट्स हैं उनको पहले इवन वाली सारी ऐड कीजिए, फिर ऑड वाली सारी ऐड कीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जैसे ये आपकी 1, 2 और 3 पर है ना, तो ऑड वाली कितनी होगी? 11 माइनस 0, तो यानी 11। तो ये क्या है? ये 11 का मल्टीपल है आपका, ये 1, 2 और 3। तो ऑड वाली कौन सी है आपकी? 1 और 3, तो यानी 11 माइनस 7 4, ये नहीं है आपके पास। 1, 2 और 3, तो ऑड वाली होगी 1 और 3, तो 11 माइनस 1 यानी 10, ये भी नहीं है आपके पास। आ जाएगा, ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड, ये हो गया इवन, नहीं जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया ऑड, ये भी हो गया ऑड और ये हो गया आपका इवन, ठीक है ना। 1, 2, 3 है ना, तो 5 प्लस 3 आपने क्या किया? 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो यानी ये भी नहीं है। जब आप डिफरेंस करते हैं तो वो जो नंबर आता है ना, या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तो ये कौन सा? ये केवल एक ही ऑप्शन है पॉसिबल है, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। ये एग्जैक्ट पेपर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ फैब्रिकेट किया है क्वेश्चन को। सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन वही है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल तो हम लोग अपना ये क्वेश्चन देख रहे थे। अब इसको क्या करते हैं, तो ये आप जो है मेथड 2 मान लीजिए इसको, कि आप जो है मल्टी की कैसे देख सकते हैं आप इसके साथ कि आपका मल्टीपल किसका है, क्या 11 की डिविजिबिलिटी से चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको जो है मेथड थर्ड लगाता हूँ और मेथड थर्ड में इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है ए बी की वैल्यू 28 है। सो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ और मैं यहाँ पर जो है मेथड थर्ड जो है उसी को आगे लगाता हूँ, कि इसमें आपको अगर एक्जैक्टली निकालना हो तो आपको बस वैल्यू पुटिंग करनी है। तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे कि आपका 11 आ गया, ये आपका 121, ये आया आपके पास 84, तो आपके पास आया ये कितना आया 37 इंटू 11। और आपको पता है कि जब 11 की मल्टीप्लिकेशन में हो तो कैसे ऐड करते हैं, तो दोनों जो आपके डिजिट्स हैं उनको अलग अलग लिखिए, 2 डिजिट के नंबर्स को, और इन दोनों को ऐड करके बीच में लिखिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 10। तो इन दोनों के बीच में ना एक ही नंबर आना चाहिए, तो 0 आ गया यहाँ पे और एक जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 7 और ये आया 0 और ये आया आपके पास 4, तो यानी 407। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रही है, क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों की। किसी भी तरीके का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप तो बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए आई होप आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा। अब मुझको क्या अप्रोच है इस क्वेश्चन की, मेरा दिमाग कैसे यूज़ करता है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे चलता है। एट व्हाट प्राइस शुड वी हैव सोल्ड द आइटम टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30% ना, और ये एसपी पूछ रहा है। तो एक बार बताइए, अगर आप 30% की प्रॉफिट पर बेच रहे हैं किसी चीज़ को, सोल्ड कर रहे हैं, मेथड 1 है ये, तो आप को ये बात पता होगी कि सीपी अगर उसका 100 है तो उसका एसपी क्या हो जाएगा? उसका एसपी हो जाएगा 130,
ठीक बात है। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे यही पूछ रहा है कि एसपी क्या होगा उसका। तो मुझको ये पता है कि एसपी 130 होगा, तो यानी 13 का मल्टीपल होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ का डेटा देख के मुझको कहीं से भी लग नहीं रहा कि 13 का मल्टीपल कैंसिल होने वाला है। तो 13 का मल्टीपल आंसर होने वाला है, तो मैं 13 का मल्टीपल चेक कर लूँगा, जो आंसर होगा उसको टिक कर दूंगा। 13 का मल्टीपल आप देखते कैसे हैं, जो नंबर से जो आपके पास लिखा हुआ है नंबर, उसकी जो लास्ट की 3 डिजिट्स है उनको छोड़ दीजिए और बाकी की जो बची हुई डिजिट्स हैं उनको सब्सट्रैक्ट कर दिए आपस में। तो लास्ट यहाँ की 3 डिजिट क्या है, 007, और किस में से घटाने, 12 में से। तो 12 माइनस 007 यानी 5 आया आपके पास। 5 जो 13 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। फिर 635 है, 635 को आपने 11 से घटाया, 11 से घटाया तो क्या है, 624 आया आपके पास। क्या 624 जाता है 13 से, 13 4 जा 52 और 104, 13 8 जा 104, ये जाता है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, आंसर हो सकता है। अब इसको देखिए 678 है, इसमें से 10 को घटाइए, यानी आपके पास बचा 668। 668 क्या जाता है 13 से, तो 16 5 जा 65, 38 नहीं जाता, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। अब आप देखिए लास्ट के 3 डिजिट और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे मे बी, हाँ तो ये देखिए लास्ट के 3 डिजिट, 3 डिजिट 988 माइनस 8, तो 980 हो गया। तो क्या 980 डिविजिबल है 13 से, डेफिनेटली नॉट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा कि कैसे आपने इसकी चीज़ को जज करना है। जैसे ही आपको यहाँ पर 13 दिखाई दिया ना, 30%, मतलब आपको कुछ भी ऐसा नंबर दिखाई दिया जो बहुत कॉमन ना ही नहीं होता, जैसे 13 दिखाई दिया, 11 दिखाई दिया, आपको 7 दिखाई दिया, 9 दिखाई दिया, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं ना, इसमें आपको हमेशा क्लिक करनी चाहिए चीज़ें। जैसे 23 दिखाई देता है तो 23 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, सीधा नॉर्मल डिवाइड करके देख लीजिए। तो जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा अनकॉमन नंबर्स दिखाई देते हैं ना, उनसे डिविजिबिलिटी आप तुरंत हिट कर सकते हैं। चलिए ये तो क्या मेथड 1। सो वी विल नाउ प्रोसीड टू मेथड 2, दैट हाउ वी शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेथड 2 देखिए, तो इसका क्या कन्वेंशनल मेथड हो सकता है सॉल्व करने का। तो किशोर हैज़ अ लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹7,160। तो क्या है, जैसे सीपी और ये हो गया एसपी, तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 20% का। यानी अगर किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये है तो उसको बेचा कितने में, क्या है 20% के नुकसान पे, यानी उसको 80 रुपये में बेचा गया है। और उसको हमको क्या बोला गया, उसको बेचा गया है 7,160 रुपये में, यानी जो 80 की वैल्यू है वो है 7,160 के बराबर। तो यानी एक की वैल्यू क्या निकल आएगी, एक की वैल्यू निकल आएगी आपकी 8 8 या 64। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं एक्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करता, मैं इसको जो है यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लिखकर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे दिख गया ये पूरा का पूरा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो मुझको फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा, बेकार में मेरी कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ही लिखूंगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 716/8, और 100 की वैल्यू, यानी जो सी पी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 716/80 और इंटू 100। ये बात ठीक है। फिर उससे क्या बोला जा रहा है, एट वास्ट प्राइस शुड ही बी सोल्ड द एटम टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो यानी ये इसका सी पी है और मुझको कितना चाहिए 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं इसको 130 टाइम्स इसको क्या करूँगा, मैं इसको 130/100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझको 130 की वैल्यू चाहिए ना। कि जैसे आपके पास 100 की वैल्यू है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये 100 की वैल्यू है 716 इंटू 100, ये सी पी है क्योंकि 8। आपको क्या चाहिए, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/6/8, ये यहाँ पे भी हमने निकाली है, और आपको इंटू 130 और करना है यहाँ पे, तो इंटू 130 और करना है आपको। तो ये आपने क्या किया 130, तो 716/8 और इंटू 130। तो आप इसको देखिए 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, 265। वैसे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट 5 केवल एक ही में आ रही है, ठीक है। तो ये आपका मेथड 3 हो सकता है कि आपको यूनिट डिजिट देखे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसी के बीच में मैंने मेथड 3 बता दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेपरेटली मेथड 4 देख लेते हैं कि अल्टीमेटली मेथड 4 क्या होगा, जो एक्जैक्टली हम आंसर निकालेंगे। तो 179 और इंटू 65 है, 65 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 13। तो मैंने क्या लिखा 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 9 और 8, और 13 को क्या लिख सकते हैं 10 + 3, तो 8 9 5 + 15 28 और 26। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं 85 और 895, दिस इज 10 17 18 और 14 15 और 3। तो जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है क्या, 5 9 जा 45, 5 9 जा, हाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, 5 9 जा 45, 39 और 8 और 10, यहाँ पर 0 आएगा, जस्ट अ सेकंड, यहाँ ना 8950 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 8950 आएगा। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। सो दिस इज
8950 तो क्या आया 5 आया, 13 आया, 16 आया और आपका क्या आया 11 आया। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा ऑप्शन 5 हो गया, ऑप्शन 2 हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों की, कॉन्सेप्ट आपके बेटर हो रहे हैं। चलिए ये है आपके पास एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आप। चलिए आई होप यू मस्ट हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। अब हम इसको मेथड 1 देखते हैं इस क्वेश्चन का, कि जो मेथड 1 है आपका, जो नंबर क्रंचिंग होगी आपकी, वो कैसे कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन पे। जैसे एक्स वाई है, एक्स वाई आपको दिखते ही क्या नजर आता है, 1 into 4 प्रोडक्ट 4 है, 2 into 2, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है इस क्वेश्चन में 4 लाने की। ठीक है ना, अब चाहे एक्स की वैल्यू 1 रखो चाहे वाई की वैल्यू 1 रखो पहले तो, या फिर तो ये भी कर सकते हैं 4 into 1 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स अलग अलग है ना, तो यहाँ पे 4 into 1 भी पॉसिबल हो सकता है। देखते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है फिट हो जाती है। ए बी, ये भी ए बी और ये भी ए बी। ठीक है ना, अगर मैं ए को 1 रखता हूँ तो जैसे यहाँ पे मैं ए को क्या रखता हूँ 1 रखता हूँ, प्लस मैं बी को 4 रखता हूँ तो मैंने 4 रखा, इन दोनों का सम 6 आ गया, तो मेरी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। मैं ए और बी को देखता हूँ, मैं 2 रखता हूँ प्लस 2, तो 2 जा 4, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 1 और प्लस 4, तो यहाँ पे क्या किया 2 जा 4 प्लस 6, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, यहाँ पे भी 6 आ जाता है। और अगर मैं 4 2 जा 8 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन है मेरी, ये थर्ड कंडीशन है, ये मेरी सेकंड कंडीशन है और ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है। जस्ट अ सेकेंड, दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ इसमें, आपका जो है ये फर्स्ट कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी और उसके बाद जो है मेरी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, और जो मेरी थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि क्या बोल रहा है 2 into 4 + 2, तो ये तो 10 हो गया, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो अब हमको क्या करना है, अब इसमें कौन सी वैल्यू हमको पुट करनी चाहिए ये आपको पता होगा, पता होना चाहिए। चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं देख लेता हूँ, क्या पता ऑप्शन ही ना मैच करे गलत वाले आंसर में। तो ए की वैल्यू हमारे हिसाब से हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 4, और एक में हमारे हिसाब से क्या हो गया 2 और बी भी हो गया 2, तो मैं इसके हिसाब से वैल्यू पुट करता हूँ। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 8 into 1 का क्यूब, क्या हो गया हमारा, तो 8 into 1 का क्यूब, 8 into 1 का क्यूब प्लस आपका जो नेक्स्ट वर्ड वो 4 का क्यूब, तो 8 + 64 यानी 72। तो यानी ऑप्शंस में तो है ये पॉसिबल हो सकता है आंसर 72। अच्छा सेकंड कंडीशन जो हमारी वो लगाते हैं 8 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। ठीक है ना, क्योंकि सेकंड कंडीशन हमारी ये है ना, दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन, दिस इज अ सेकंड कंडीशन। तो मैंने क्या किया 8 into 8 प्लस 2 to 4 2 8, तो 64 + 8 यानी 72। ये तो क्या हुआ भाई, ये तो दोनों ही वैल्यू से हमारा आंसर तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, तो यानी हम ये मेथड लगा सकते हैं, है ना। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्या पता अगर आंसर नहीं मैच करता तो आपको फिर पता नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन, कौन सा मेथड, कौन सी वैल्यू आपको आंसर में टिक करनी है। तो इस क्वेश्चन को आप जो है अपने कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि आप जो है इस तरीके की जो मेथड बताने का मेरा तरीका ये है कि जब आप नॉन कन्वेंशनल अप्रोचेस के साथ भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप जो है कई बार क्वेश्चन को बहुत जल्दी से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि कन्वेंशनल मेथड है आपके पास, आपको आता है उसका और आपको पता है कि वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो आपको कन्वेंशनल मेथड लगाना है जिससे कि 100% गारंटी हो आंसर की। चलिए अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 2 का क्यूब, जस्ट अ सेकेंड आई होप, हाँ आपको निकालना है 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब, तो डेट विल बी इक्वल टू 2x + y, और ये आपका हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और माइनस 2xy। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई है ये। अच्छा अब आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रेम करें तो 2x + y तो आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, और यहाँ पर आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, तो 2x + y का होल स्क्वायर और आपका आ जाएगा 6xy। ठीक है, आपको पता होगा परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, अगर आपको इनकेस नहीं बताया तो बता दीजिएगा, क्योंकि इसमें ना मुझको थोड़ा सा फास्ट चलना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें यानी बेसिक आपको आते हैं। चलिए तो 2x + y है, 2x + y की वैल्यू 6 आ गई। अब जैसे ही मुझको यहाँ पे 6 दिखाई दिया तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, 6 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल है नहीं है, 6 का मल्टीपल है हाँ है, 6 का मल्टीपल है हाँ है, 6 का मल्टीपल है नहीं है, तो दो ऑप्शन में मैं फिर से फंस गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे आपको चीज़ें क्लिक करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं लगाऊंगा, बस एक बार थोड़ा सा देख लूंगा कि ये चीज़ लग पा रही है कि नहीं लग पा रही, लेकिन मुझको पता चल गया कि यहाँ पे ये नहीं लग रहा तो मैं स्किप कर जाऊँगा और अपना जो मेथड पे चला रहा हूँ उसी पे प्रोसीड करता रहूँगा। जस्ट अ सेकेंड, चलिए तो ये आपके पास आ गया 6,
ये आपके पास आ गया 2x+y की वैल्यू 6 है, इसका स्क्वायर 36 माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 और इंटू 4, आपका सॉल्व करेंगे 72 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो क्लियर हो रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस हैं आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ डू सपोर्ट अस, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी पर पहुंच सके फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट। चलिए, तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए पहले और फिर आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा, और अब जो है मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। मेथड 1, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपसे क्या पूछा जा रहा है पहले तो, द मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज ₹3250 एंड द शॉपकीपर्स अलाउ डिस्काउंट ऑफ, यानी एमआरपी दी हुई है, आपसे एसपी पूछी जा रही है और डिस्काउंट कितना है 8%। तो यानी अगर एसपी, अगर आपका एमआरपी अगर 100 है तो आपका जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा इससे, यानी 92 हो जाएगा। तो मुझको पता चलेगा कि 92 क्या होता है, 92 होता है 23 इंटू 4, यानी आपका 23 का मल्टीपल हमारे आंसर में नजर आना चाहिए। तो क्या ये 23 का मल्टीपल है? 23 1 जा 23 माइनस 77, ये नहीं है। 23 इंटू 1 23, तो 69 इंटू 23 इंटू 3 69 हो गया, ये है। अब आपको इसको देखिए, 23 इंटू 1 तो 23 हो गया, 29 बचा हमारा, इसका है नहीं है। 23 इंटू 1 तो 23, 97 बचा, पॉसिबल है 97 23 से नहीं जाता, तो हमारा ऑप्शन बी हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको पहले ही कि 23 वगैरह इस तरीके के जो मल्टीपल होते हैं, 23 13 आपका जो है 17 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, तो इस तरीके के नंबर जब भी थोड़े से अनकॉमन नंबर्स होते हैं उनमें आपको इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा मेथड 1 था, अब हम लोग इसमें मेथड 2 इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मेथड 2 यानी आपका जो प्रॉपर कन्वेंशनल मेथड है वो क्या होना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, आपका जो एमआरपी है वो जस्ट अ सेकंड, इसको हम कैसे लिखते हैं नॉर्मल मेथड से अगर हम करें तो एक फॉर्म में हम लिखते हैं इसको। यहाँ पे क्या करता हूँ, मेथड रीड करता हूँ, और अब हम जो अपना मेथड 2 देखते हैं। जस्ट अ सेकंड, आपका जो मेथड 2 है, आप मुझे सी लिखते हैं, एस लिखते हैं, एम लिखते हैं, एमआरपी होगी। तो एमआरपी अगर आपकी 100 है और आपको 8% का डिस्काउंट दिया गया तो यानी 92 होगी आपकी सेलिंग प्राइस। लेकिन हमारी जो एमआरपी है वो कितनी है, हमारी जो एमआरपी है वो है 3250। तो यानी जो 100 की वैल्यू है वो 3250 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3250 अपॉन 100। ये बात बिल्कुल ठीक है। और हमको सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हमको 92 की वैल्यू निकालनी है, तो 92 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, और 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, ये आपके पास आया 46 हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या आया 65 इंटू, अब आप इसमें क्या कीजिए 65 इंटू 23 इंटू 2, तो आपके पास आया ये, जस्ट अ सेकंड में क्या है इस कैलकुलेशन को मैं ऊपर करता हूँ, तो 65 इंटू 23 इंटू 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 आया आपके पास, और आपको क्या किया 23 किया। अब मुझको ये बात मालूम है कि ये कितना है मेरे पास, हाँ 130 है, 130। अब मैं 3 से 3 मल्टीप्लाई करूँ तो यूनिट डिजिट ना मेरी 9 आनी चाहिए, तो 9 यूनिट डिजिट कहाँ पर है, 0 को मैं मायने नहीं रखता, तो मैं इन दोनों को सेम ही मानूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है मेरा अभी भी। ठीक है, मैं यहाँ पे 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकता हूँ, और मुझको दिख रहा है कि 13 के मल्टीपल में आपका जो है ये वाला जो आंसर है ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 13 2 26, 13 दिया 39। ठीक है, आप मतलब मेरी अप्रोच को देखिए, मैं कहीं पर भी रोकने की कोशिश करता हूँ कि मैं हर स्टेप पर जज करता हूँ मैं क्या यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, और यही एटीट्यूड आपके अंदर आना चाहिए। ठीक है ना, तो आप इसमें क्या कीजिए, 9 आना चाहिए आपका। चलो मैं इसको भी छोड़ता हूँ, मैं फिर से प्रॉपर तरीके पर आता हूँ, तो 23 इंटू 10 प्लस 3 करता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, और आपका हो जाएगा 69 यानी 299। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, आपका आंसर आ गया बी। मुझे जीरो की केयर नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन हैं उनमें सारी वैल्यूज अलग अलग हैं, तो जीरोस हो या डेसिमल्स हो मैं जब तक बॉदर नहीं करता जब तक जो मेरी एग्जैक्ट फिगर, जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं ना वो सेम ना हो। चलिए, आई होप आपको समझ में आया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके, फिर लेट्स सी क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। आई होप आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो मेथड 1 देखते हैं डायरेक्ट कैसे करेंगे, फिर जो मेथड 2 होगा इस क्वेश्चन का वो इसी मेथड 1 का जो शॉर्टकट है एक तरीके से उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होगा। तो मेथड अगर मैं 1 देखूँ इसमें, तो कैसे करेंगे आप इसको, तो व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाई 5,
द रिमाइंडर इज 3, तो कोई भी एक नंबर है n जिसको अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो जो मेरा रिमाइंडर आता है वो 3 आता है। तो व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 8n, यानी अगर इसका 8 गुना, इस नंबर का इंटीजर का जो n है इसका मैं 8 गुना मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका 8 गुना नंबर को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा। तो क्या करना है, जब नंबर को आप 8 से 8 गुना कर रहे हैं ना तो आपको रिमाइंडर को भी 8 गुना कर देना है। तो जब रिमाइंडर को 8 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर 24, और आपको डिवाइड कैसे करना है 5 से। तो जब आप 5 को 24, जब आप 24 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका जो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्या बोला मैं एक बार दोबारा से इसको कंक्लूड करता हूँ कि जब भी आपका इंटीजर जो होता है ना उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा हो किसी भी नंबर से, तो आप जो रिमाइंडर होता है ना उसको मल्टीप्लाई कीजिए उस नंबर से। जैसे यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई किया जा रहा था उस नंबर से, तो आपको क्या करना है, आपको जो रिमाइंडर आपको दिया गया है ना उसको मल्टीप्लाई कीजिए इस नंबर से। तो हमने क्या किया 8 इंटू 24 किया, और डिवाइड कैसे किया जा रहा है 5 से किया जा रहा है। अब आपको ये बात मालूम है कि जो भी नंबर होता है उसका जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा उससे छोटा होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आप 5 और आप जो है 37 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 2 आता है तो जो 2 है यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो हमेशा इस जो डिवीजर होता है इससे छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से क्या रिमाइंडर 24 है, लेकिन हमारा डिवीजर क्या है 5 है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको इसको और छोटा करना है। तो आपको मालूम है 5 जो 20 होता है और बच्चा कितना 4, तो 4 हमारा क्या है एग्जैक्टली रिमाइंडर आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी आई होप। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ क्वेश्चन को कि एग्जैक्टली इसमें कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर क्या हुआ था। तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्यों किया 8 से मल्टीप्लाई। देखिए आपका जो मेथड 2 है इस क्वेश्चन का, व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो n इंटीजर है ना, मैंने माना कि डिवाइड बाई 5 है ना, द रिमाइंडर इज 3। तो मैंने कोई नंबर माना कि जब मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, मैंने माना कि x गुना, तो 5x प्लस 3। तो क्योंकि वो नंबर जो है क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। जब आप किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, जैसे x ना मेरा यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे मैंने होल नंबर मान लीजिए चाहे, तो मैंने x को 0 माना, तो मेरा नंबर क्या आया 3। तो मैं जब इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ पे अगर मैं 1 कर लेता हूँ तो मेरा 8 आया। जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर फिर से 3 आया। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ तो 13 आया, और 13 को जब 5 से डिवाइड करूंगा तो फिर से रिमाइंडर 3 आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है, इस तरीके से मैंने एक जनरल सा एक्सप्रेशन मान लिया कि ये है मेरा नंबर जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं, जिसको ये n नंबर बोल रहे हैं ना, वो मेरा एक्जैक्टली नंबर ये है 5x प्लस 3। अब मुझको क्या बोला जा रहा है, अब मुझको ये बोला जा रहा है कि ये जो 5x प्लस 3 है ना तुम्हारा n इज इक्वल टू 5x प्लस 3, इसका 8 टाइम्स कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो आपका 8n क्या हो गया, आपका 8n हो गया 40x प्लस 3 प्लस 24, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अब मैं इस वाले नंबर को अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने कहा ठीक है 5 से डिवाइड करना है ना आपको इसको, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने नीचे 5 लिख दिया। अब ये तो जो है मेरा 40 है, x की वैल्यू कुछ भी हो, अगर ये मेरा 40 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी 5 का मल्टीपल है। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा ना वो तो मेरा 0 आएगा। अल्टीमेटली मेरे पे क्या आएगा 24/5 आ गया। यानी मैं वहीं पर पहुंच गया जहां पर मैं मेथड 1 कर रहा था। यानी अब मुझको क्या करना है, इसको 5 4 20 प्लस 4, तो 5 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 प्लस 4, तो 5 से ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 हो गया, और यहाँ पे 4 आपका रिमाइंडर आ गया अल्टीमेटली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या किया हमने जो हमको नंबर n बोला जा रहा था, हमने देखा कि वो एक्जैक्टली नंबर हो क्या सकता है एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो हमने देखा कि किसी भी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके देखिए कि 5 इंटू समथिंग प्लस 3, तो यानी आपका किसी उसको डिवाइड करेंगे जब आप 5 से, तो आपका रिमाइंडर 3 आना चाहिए। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर प्लस 3 कर दिया। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर मैंने क्या किया, अगर आप इसको चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो 3 आएगा, रिमाइंडर 3 हो जाएगा जब 5 से डिवाइड करेंगे। फिर उसी तरीके से जब x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो हमारा जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 8। तो जब उसको 5 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो भी रिमाइंडर 3 आएगा। फिर इसको 2 रखता हूँ तो मेरा 13 बन जाएगा, तो वो भी क्या है, रिमाइंडर 3 देता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर उन्होंने क्या बोला, इसको 8 टाइम्स कर दिया हमने। ये जो नंबर हमारा है इसको उन्होंने 8 गुना कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है हम नंबर को 8 गुना कर देते हैं। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 40x प्लस 24। इसको किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया 5। अब हमको ये बात मालूम है कि जो 40 है उसमें 5 छिपा हुआ है, तो यानी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो होगा इसमें रिमाइंडर आएगा ही नहीं कुछ। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। बचा हुआ नंबर कौन सा है, 24/5 ही है। अब 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 4/5। तो यानी 20 में तो 0 रिमाइंडर है 5 का, तो ये तो पूरा का पूरा कटेगा, बचा क्या 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई थिंक इतना ही था इस वीडियो में। सो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो,
सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और अगर आपको हमारे जो एफर्ट्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में डू टेल अस कि और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, जिससे कि हम आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें और इम्पैक्ट ऐड कर सकें। और आपका जो ये जो कलेक्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में स्पेसिफिक तरीके से मैं फोकस कर रहा हूँ अभी, तो क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप जो है बताइए, इनपुट दीजिए अपना कि हम कैसे आपकी जो प्रिपरेशन है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको और ज़्यादा कंसोलिडेट कर सकें, या फिर आप क्या कोई क्रैश कोर्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम CGL मेंस तक प्री तक या फिर CHSL प्री तक आपको पूरा सिलेबस करा दें कन्फाइंड तरीके से। तो जैसे भी आपके सजेशंस हैं, योर सजेशंस आर वेलकम। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।